हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा रस, छंद और अलंकार को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो से हमें 6 नंबर पक्का होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला है रस। तो देखिए, रस कितने प्रकार के हैं। रस है श्रृंगार रस, हास्य रस, और कौन सा रस है, और है हमारा वीर रस। तो देखिए, हमारे बोर्ड एग्जाम में जो रस है वो कितने मार्क्स का आता है। ये आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का। तो देखिए, या तो आपसे श्रृंगार रस पूछ लिया जाएगा, या हास्य रस, या वीर रस। तो देखिए, इनकी परिभाषा बहुत ही आसान है। बस अगर आपने एक ही परिभाषा याद कर ली तो तीनों की परिभाषा खुद से खुद याद हो जाएगी। तो देखिए, हम देखते हैं श्रृंगार रस, और बस अगर आपको याद करना है तो इन तीनों का अलग अलग उदाहरण, और जो कि उदाहरण मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है, जिसे आप 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस क्या है। श्रृंगार रस जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, आपको क्या याद करना है। आपको याद करना है कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है। आपको बस तीनों ही डेफिनेशन में ये बात याद करनी है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, यानी कि मिलन होता है। संयोग का मतलब होता है मिलन। तो जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। बस श्रृंगार रस में क्या है, रति नामक स्थायी भाव है। ये आपको पता होना चाहिए कि श्रृंगार रस में क्या है। श्रृंगार रस में हमारा रति नामक स्थायी भाव है, तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। फिर से देखिए, अगर आप इस डेफिनेशन को 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बस आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है श्रृंगार रस से रति, श्रृंगार रस रति, श्रृंगार रस रति। ये आपको पता होना चाहिए कि जहां श्रृंगार रस आए वहां रति नामक स्थायी भाव होगा। तो आप क्या याद करोगे, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, यानी कि मिलन होता है, तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यही हमारी श्रृंगार रस की परिभाषा है। अब देखिए, उदाहरण है इसका। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनु ही सो बात। फिर से देख लीजिए इसका उदाहरण। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज का उदाहरण लिया है, जो कि आप अगर 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर से देख लीजिए। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनु ही सो बात। अब देखिए, हमारा अगला रस कौन सा है। अगला रस है हमारा वीर रस। ये भी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रस है, वीर रस। इसमें देखिए, मैंने बोला था ना, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। तीनों ही डेफिनेशन में ये बिल्कुल आपको सेम मिलेगा कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, श्रृंगार रस में क्या था, श्रृंगार रस में था उत्साह, श्रृंगार रस में था रति, श्रृंगार रस में था रति नामक स्थायी भाव। लेकिन वीर रस में क्या है, वीर रस में उत्साह, क्योंकि वीर 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 जो होते हैं उनमें क्या होता है, उत्साह से भरे होते हैं। इससे आप याद रख लेना कि वीर जो होते हैं वो हमारे उत्साह से भरे होते हैं, तो इसलिए उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, डेफिनेशन में ये तो सेम ही है तीनों में। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, आप देखिए वीर रस है इसलिए तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। और अगर यहाँ पर श्रृंगार रस होता तो क्या आ जाता, तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए उदाहरण, इसका उदाहरण भी बहुत आसान है। ये आपने झांसी की रानी, क्या बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ये आपने जब आप से छोटे होंगे तब से आप सुन रहे होंगे कि बुंदेलो हरबेलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर से देख लीजिए, बुंदेलो हरबेलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए, अगर आप 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए, अगला है हमारा हास्य रस। अब देखिए, हास्य रस की बात आती है जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। देखिए, ये लाइन यहाँ पे भी सेम है कि जब विभाव, आपको बस ये 3 चीज याद रखनी है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो हास्य रस में क्या, आपको क्या याद करना है, हास्य रस में आपको याद करना है कि हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब बात आती है इसके उदाहरण की। तो उदाहरण क्या है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो देखिए, उदाहरण है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। ये हमारा इसका उदाहरण है। अब देखिए, आपको क्या याद करना है। आपको देखिए, यहाँ पर आपको क्या याद करना है, जहाँ पर श्रृंगार रस की बात आए आपको क्या करना है। पहले तो आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। और जहाँ पर बात आए श्रृंगार रस की, तो अगर श्रृंगार रस की बात आएगी तो आपको क्या याद रखना है कि रति नामक स्थायी भाव से क्या याद रखना है,
आपको याद रखना है यहाँ पर देखिए कि रति नामक स्थायी भाव से, रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और उदाहरण तो देखिए तीनों का अलग है लेकिन बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अब देखिए वीर रस की अगर बात आएगी तो वीर रस में उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है, उत्साह। अब देखिए हास्य रस की अगर बात आए तो हास्य रस में हास नामक स्थायी भाव से। और देखिए उदाहरण आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ से आपके होते हैं 2 नंबर पक्के, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है रस। अब देखिए बात आती है अलंकार की। देखिए अलंकार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए उपमा अलंकार, पहला है हमारा उपमा अलंकार, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर उपमेय अलंकार होता है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या याद करना है, आपको यहाँ पर याद करना है उपमेय और उपमान। क्या याद करना है, उपमेय और उपमान। तो आप यहाँ पर लिखोगे उपमा अलंकार में जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो देखिए उपमा अलंकार क्या है, जहां पर उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना किससे की जाती है, उपमान से। उपमेय की तुलना किससे की जा रही है, उपमान से की जा रही है, किससे, समानता के आधार पर की जाती है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। उदाहरण क्या है उसका, उदाहरण हमारा फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। यहाँ पर फूलों की तुलना किससे हो रही है, चेहरे से, और कलियों की तुलना किससे हो रही है, मुस्कान से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार में आपको क्या याद करना है, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। और फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, यहाँ फूलों की तुलना चेहरे से और कलियों की तुलना मुस्कान से हो रही है। तो देखिए अगर आपने ये कर लिया तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। कल ही आपका बोर्ड एग्जाम है तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको बस आपको इस 6 नंबर को कितने टाइम देना है, सिर्फ 30 मिनट देना है। और अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब देखिए उपमा अलंकार में क्या हो रहा था, उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जा रही थी। आपको ये याद रखना है, उपमा अलंकार में क्या था, उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जा रही थी। लेकिन रूपक अलंकार में आपको क्या करना है, रूपक अलंकार में आपको करना है कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, कैसा आरोप हो, भेद रहित आरोप हो। तो जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब देखिए उदाहरण इसका बहुत ही आसान है। देखिए इन अलंकार के जो उदाहरण है बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने एक संगीत ही लिया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और दूसरा है चरण कमल बंदो हरि राय। देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और चरण कमल बंदो हरि राय। अब देखिए अगला है हमारा यमक अलंकार। तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है। तो यमक अलंकार क्या बोलता है, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। फिर से देख लीजिए यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार में होता है जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर क्या होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा और सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। यहाँ पर सोने का अर्थ कोई और है और यहाँ पर सोने का अर्थ कोई और है। तो देखिए यमक अलंकार में क्या है, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा और सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। अब देखिए अगला है हमारा श्लेष अलंकार। तो देखिए श्लेष अलंकार की बात आती है। यहाँ पर श्लेष अलंकार है जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है हमारा श्लेष अलंकार। क्या होता है, श्लेष अलंकार में जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार। जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए नोबरे मोती मानस चून। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए नोबरे मोती मानस चून। तो देखिए श्लेष अलंकार में क्या था, श्लेष अलंकार में था कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए नोबरे मोती मानस चून। और देखिए यमक अलंकार, यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में होता है कि जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, कोई एक ही शब्द क्या हो एक से अधिक बार आएगा लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। और देखिए उपमा अलंकार में क्या था, उपमा अलंकार में था कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। और देखिए बात आती है रूपक अलंकार की। तो रूपक अलंकार क्या होता है, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर क्या होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो देखिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला है हमारा छंद। छंद देखिए, तो देखिए अलंकार से कितने नंबर पक्के हैं आपके, 2 नंबर पक्के हैं। अब देखिए
छंद में आता है दोहा। तो दोहा क्या है? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और उदाहरण है इसका, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। फिर से देख लीजिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। अब देखिए अगला है हमारा सोठा। सोठा देखिए हमारे दोहा का ही उल्टा है, क्योंकि देखिए यह भी एक सममात्रिक छंद है और इसमें भी 4 चरण होते हैं। ये दोनों में सेम है, बस ये उल्टा कहां से, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और देखिए दोहा में आपको याद करना है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 13-13 मात्राएं, और देखिए दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं थी। अब देखिए बात आती है उदाहरण की। तो उदाहरण क्या है? राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो, सामू हरित दुति होई, जा तन की झाई परे। ये हमारा सोठा हो गया और दोहा। तो दोहा क्या है? ये दोनों एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और देखिए सोठे में क्या था? पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए अगला है हमारा चौपाई। चौपाई देखिए, चौपाई क्या है? अब दोहा और सोठा क्या था? अर्ध सममात्रिक छंद था, लेकिन चौपाई क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसमें अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होते। ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें अंतिम वर्ण दो गुरु लघु नहीं होते। अब देखिए इसका उदाहरण बहुत ही आसान है। देखिए सबने हनुमान चालीसा तो पढ़ी होगी। तो देखिए जब हनुमान चालीसा पढ़ी है तो ये हनुमान चालीसा का ही उदाहरण है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। फिर से देख लीजिए उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लोगे और आपके 6 नंबर क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से कॉपी को लिख कर आना और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, और अपनी स्पीड को मेंटेन रखना, क्योंकि हमारा जो हिंदी का जो पेपर है वो बहुत लेंथी आता है। जब लेंथी आता है तो हमें स्टार्टिंग से क्या तो करना है? स्मार्ट वर्क करना है। हमें जल्दी जल्दी ही स्पीड बढ़ानी है अपनी। और जैसे कि हमारी पंचलाइट का कहानी का सारांश उद्देश्य 80 शब्दों में लिखना है। ज़रूरी नहीं कि आप 4 से 5 पेज ही भरें। और देखिए जैसे कि जीवनी भी आपको 80 शब्दों में लिखनी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि हमारे हिंदी का जो पेपर है वो बहुत लेंथी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना पेपर करके आइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।